बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। मेरे भाई सऊदिया अरब गए हुए थे। वो 2 साल बाद ही घर आते थे। फिर आखिर मेरी भाभी का सब्र जवाब दे गया और भाभी ने जबरदस्ती मेरे ऊपर। मेरा नाम वसीम है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने घर में अकेला रह रहा था, क्योंकि मेरा भाई फारूक जॉब के सिलसिले में बैरूनी मुल्क यानी सऊदिया रहता था। मेरे माँ बाप दोनों ही वफात पा चुके थे। उनकी औलाद में हम 2 भाई और 1 बहन थी और बहन मेरे भाई से छूटी थी। लेकिन माँ बाप अपनी जिंदगी में ही उसका फर्ज अदा कर गए थे, लिहाजा घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी दोनों अकेले ही रहते थे। मेरी भाभी का नाम फरजाना था और मैं उन्हें एहतराम से भाभी कहकर पुकारता था। अक्सर भाभी भाई की गैर मौजूदगी में बहुत उदास दिखाई देती थी और वो अपने शौहर को याद करके चुपके चुपके सांस भरती रहती थी। मगर ना तो मैंने कभी इस बारे में उनसे बराह रास्त कुछ पूछा और ना ही कभी उन्होंने मुझसे खिलकर उसका जिक्र किया। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती और जैसे ही रात होती तो वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती, जहां से उनके रोने और सिसकने की आवाज से आती थी। हकीकत यह है कि मेरा भाई फारूक शादी के 2 हफ्ते बाद ही सऊदिया चला गया था, जिसके बाद भाभी के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। फारूक भाई ने भाभी से शादी सिर्फ मेरी खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक औरत की सख्त जरूरत थी। इसलिए भाई ने भाभी को मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ छोड़ दिया। तब से भाभी बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी भाभी उम्र में बड़ी थी और इसी वजह से उनके घर वालों ने उनकी शादी फारूक भाई से कर दी थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी उम्र मजीद बढ़ती जा रही थी। रात के वक्त जब भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, मगर मैंने सोचा कि शायद उनकी तबीयत खराब हो। ये सोचकर मैं फौरन उनके कमरे में पहुंच गया, क्योंकि फारूक भाई मुझे उनकी जिम्मेदारी सौंप के गए थे और कहा था कि उनके बाद में भाभी की हर जरूरत का ख्याल रखूं। मैं भी पूरी तवज्जो से अपनी भाभी का ख्याल रखता था, क्योंकि मैं फारूक भाई के पैसों पर ही पड़ रहा था और इसलिए मैं चाहता था कि मेरे बारे में फारूक भाई को कोई शिकायत ना भेजे। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। फिर मैंने दरवाजे पर ही राख कर थोड़ी घबराहट में भाभी से मुखातिब होकर कहा, भाभी क्या आपको मुझसे कोई काम है? मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अंदर आ जाओ। मैं जब भाभी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र झुकी हुई थी। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ एक नौजवान लड़का था और पहली बार मैं एक औरत को इस तरह से देख रहा था। और फिर मेरी झुकी निगाहों को देखकर भाभी बोली, शर्माओ मत, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरे अच्छे साथी हो। मेरा शौहर तो परदेस में है, लेकिन तुम यहाँ पर हर वक्त मेरे साथ रहते हो। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि भाभी के जिस्म में कहीं शदीद तकलीफ तो नहीं। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कह रही है। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मेरे सर और जिस्म में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा सर और कंधा दबा दोगे? मैंने घबरा कर कहा, मुझे ये काम नहीं आता। वो बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा सर और कंधे बहुत अच्छी तरह दबा दोगे और मेरा सर दर्द भी एक लम्हे में ठीक कर दोगे। मैं भाभी की बात सुनकर मुस्करा दिया, क्योंकि ये सच था कि मेरा भाई जब भी पाकिस्तान वापस आता था तो वो मुझसे हर वक्त अपने वजूद को आराम देने और सर को दबाने का काम करवाता रहता था, क्योंकि वो तो मेरा सगा भाई था। लेकिन मैं एक 24 साल का नौजवान लड़का होकर अपनी भाभी का ये काम कैसे कर सकता था? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। भाभी नामहरम औरत है और वो अपने जवान देवर से सर को दबाते हुए भी शर्म महसूस नहीं कर रही थी, जबकि औरत के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो एक मर्द से अपना सर या कंधे की दर्द दूर करवाए, खास तौर पर जब हम दोनों के कमरे में अकेले थे। मैं इस बात पर सख्ती से इनकार कर देना चाहता था और भाभी को डांट भी देना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि मैं बेरोजगार था और मेरा सारा खर्चा मेरा भाई उठाता था। इसलिए मुझ में भाभी के सामने किसी भी काम के सिलसिले में न करने की हिम्मत नहीं थी। फिर मेरे इनकार न करने पर भाभी ने अपने हिस्से हाथों से मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया। शायद उसके सर में बहुत दर्द था। इस रात मैंने भाभी के सर और कंधों को अच्छे से दबाया और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। मगर अगली रात फिर से ऐसा ही हुआ। रात 9 बजे भाभी ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोच कर पहुंच गया कि भाभी को कोई ज़रूरी काम होगा।
लेकिन वहां जाकर मैं फिर हक्का बका रह गया क्योंकि भाभी अपने बिस्तर पर एक मखसूस पोजीशन में करवट लेकर लेटी हुई थी और मैं घबरा कर दरवाजे पर ही राग गया। मैंने फिर भाभी को आवाज देकर पूछा कि भाभी जी आपको मुझसे क्या काम है। मुझे लगा मेरी आवाज सुनकर वो उठकर बैठ जाएंगी, हमेशा की तरह दापट्टे से खुद को ढांप लेंगी क्योंकि वो दापट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह से नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, वसीम अंदर आ जाओ, मुझे तुझसे कोई बदजाती बात करनी है। वो अभी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। फिर मैं कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त भी मेरी नज़र झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का था और पहली बार किसी औरत को इस अंदाज से देख रहा था। भाभी ने मेरी तरफ मोड़ कर देखा और मेरी झुकी हुई नज़रें देखकर बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम फिर से मेरा सर दबा दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छे से सर और जिस्म के दर्द दूर करते हो और उनका सर दर्द भी तुम मिनटों में ठीक कर दिया करते थे। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्करा दिया क्योंकि ये सच था कि मैं वाकई भाई का सर दबाता था, लेकिन वो तो मेरे भाई थे। मगर मैं भाभी के साथ ये सब कुछ बगैर जेजे का कैसे कर सकता था? भाभी ने तो मुझे आजमाइश में ही डाल दिया था। फिर भाभी ने अपना सर सरहाने पर रखा और मैं उनके पीछे बैठकर उनका सर दबाने लगा। अभी मैं सर ही दबा रहा था कि भाभी ने साइड टेबल से तेल की एक छोटी सी बोतल निकाली और मुझे पकड़ा कर कहा, इससे मेरे सर की मालिश भी कर दो। नौजवान लड़का होने के नाते मैंने खुद को हर किस्म के जज्बात से बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने अभी तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी जिससे मैं बहक जाता। फिर जैसे जैसे मैं उनकी मालिश करता गया, कमरा भाभी की मध्यम सी और सरवट भरी आवाज़ों से गूंजने लगा। इस दौरान ना तो भाभी ने मेरी तरफ पलट कर देखा और ना ही मैंने उनके चेहरे की तरफ नजरें उठाई। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था और मैं इस मंजर से बचकर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं मजबूर था, अगर मेरे भाई को ये सब मालूम हो जाता तो वो नाराज हो जाते। मगर मैं क्या करता? मुझे भाभी की हर जरूरत और हर फरमाइश पूरी करनी थी, क्योंकि अगर मैं भाभी की बात ना मानता तो मेरा जेब खर्च बंद हो जाता। लिहाजा मैं काफी देर तक भाभी के सर की मालिश करता रहा। कुछ देर बाद शायद वो सो गई थी क्योंकि उनकी आवाज बंद हो गई थी। फिर मैं खामोशी से भाभी के कमरे से बाहर निकल आया। आज मैंने जिंदगी में पहली बार किसी औरत के जिस्म को इतनी नज़दीकी से महसूस किया था और इस एहसास से मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। मुझ पर अजीब सा नशा तारी हो गया था। और फिर जैसे ही मैंने सोचा कि वो मेरी भाभी और मेरे बड़े भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा करते हुए सोचा कि आइंदा मैं रात को भाभी के कमरे में नहीं जाऊंगा। सुबह जब मैं सोकर उठा तो भाभी मुकम्मल तौर पर सर को ढांपे नाश्ता बना रही थी। फिर नाश्ता मेरे सामने रखकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि वसीम, तुमने मेरी सारी तकलीफ खत्म कर दी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया और कहा कि अब सारा दिन घर के काम करती हैं और अकेली रहती है, अब कोई नौकरानी ही रख ले। नौकरानी रखने से कौन से पैसों की कमी हो जाएगी? मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकन इससे दूर नहीं होगी। मुझे भाभी की बात समझ ही नहीं आई थी, लेकिन वो ये कहकर वापस किचन में चली गई और मैं घर से निकला। लेकिन जब शाम को वापस आया तो ये बात मेरे जहन में गूंजती रही। दोपहर को मेरी बहन भी हमारे घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी तरह अपनी बहन को भाभी की मालिश के बारे में बता दूं, क्योंकि मेरी बहन मेरी भाभी की शादी से पहले की पुरानी दोस्त थी और शायद क्लास फेलो भी थी। जब मैं अपनी बहन को शिकायत करने गया तो भाभी और मेरी बहन बातों में इतनी मगन थीं कि किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और फिर रात के वक्त मेरे बहनोई बहन को वापस अपने घर ले गए। फिर अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा भाभी कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाए छत की तरफ जा रही थी। ये देखकर मैं शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि वो कपड़े मेरे थे और उन्हें इस गर्मी में बाल्टी उठाकर ऊपर जाना पड़ रहा था। मैंने भाभी को ऊपर जाने से रोका क्योंकि शदीद गर्मी थी और कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी गीला हो चुका था। मैंने जल्दी से भागकर भाभी से बाल्टी ले ली और खुद इसे छत पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने भाभी के साथ ही कपड़े भी रस्सियों पर फैला दिए। भाभी बड़े अजीब अंदाज में चल रही थी, शायद उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर भाभी उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, वसीम तुम फिक्र ना करो,
ये मेरी गलतियों का नतीजा है। इसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। भाभी की बात सुनकर मैं खामोशी से उन्हें देखने लगा तो वो कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से भाभी की बातें मेरी समझ से बाहर थीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ पाने की कोशिश कर रही हो। जब दोपहर खत्म होकर शाम हुई और गर्मी का कुछ जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं भाभी से चाय का कहने उनके कमरे में गया तो कमरे से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रोते हुए किसी से फोन पर कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। भाभी की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही राग गया। न जाने वो किस से बातें कर रही थी, लेकिन ये जरूर था कि वो कोई मेरा भाई नहीं था। भाभी की बातों का जो रुख मुझे समझ में आया, इससे मेरे रूंगटे खड़े हो गए। क्या भाभी के सर दर्द की वजह ये थी कि वो किसी और के साथ गलत तरीके से ताल्लुक में थी? ये सोचकर ही मेरे कानों से धुएं निकलने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे कहूं। बगैर सोचे समझे मैंने भाई को फोन कर दिया। मैंने भाई से कहा कि भाई आप वापस क्यों नहीं आ जाते। वो पूछने लगे कि सब खैरियत है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी कैसे कैसे गिल खुला रही है। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो वापस आ जाएं। कुछ देर की बातचीत के बाद भाई ने फोन रख दिया और फिर मैं गहरी सोच में डूब गया। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर इस रात भी भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो फिर से लेटी हुई थी और मुझे सर दबाने का कह रही थी। फिर मैंने खामोशी से भाभी का सर दबाना शुरू किया और निगाहें फेर ली। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूं तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और भाभी घर में नहीं थी। मैं घर से दूर खुफिया जगह पर छप कर खड़ा हो गया। फिर काफी देर बाद जब भाभी घर वापस लौटी तो वो पसीने में भीगी हुई थी। फिर वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं फौरन घर में दाखिल हुआ और भाभी से पूछने लगा कि सारा दिन उसने क्या किया। भाभी ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि भाभी कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम में गुजारा। मैं भाभी का सच जानना चाहता था। फिर रात के वक्त भाभी ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मुझे मालूम था कि वो मुझसे अपने सर का दर्द दूर करो चाहती है, लेकिन मेरा दिल इस राज से न था। लेकिन हकीकत ये थी कि वाकई उसके सर में बहुत दर्द था। मैं भी भाभी के करीब हुआ ही था कि भाभी ने मुझसे एक अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पहले लाइट बंद करो फिर ही मैं बात बताऊं। ये पहली बार था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा। मैंने हैरत से पूछा कि मैं लाइट क्यों बंद करूं, लेकिन इसने मुझसे बार बार कहा तो मैं लाइट बंद कर चुका था। और फिर जैसे ही लाइट बंद हुई तो फिर भाभी मेरे करीब आई और नरमी से मेरा हाथ पकड़ लिया। इसने कहा कि वसीम, मैं आपसे बहुत अहम बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में आपसे रोशनी में ये बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं आपको अंधेरा करने को कह रही थी। इसके बाद भाभी रोने लगी और फिर मेरा हाथ थामे ही भाभी ने बेड पर मुझे अपने बहुत करीब बिठा लिया। इसकी ये हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भाभी तो तमाम हदें पार करती ही जा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? इसने कहा कि वसीम, तुम घबराओ मत, मैं वाकई तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। इसके बाद भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। और भाभी ने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैंने इसकी खातिर नौकरी कर ली। वो लड़का मेरी तनख्वाह पर पड़ने लगा। जब भी वो मुझसे पैसे मांगता तो मैं इससे बखुशी दे देती, लेकिन जब मैंने इसे शादी करने को कहा तो इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूं और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। इसे एक जवान लड़की मिल सकती है क्योंकि इसने बहुत तरक्की कर ली है। जब मुझे अपने ही हाथों जानलेवा धोखे का सामना करना पड़ा तो मैंने तन्हाई की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद फिर जब तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया,
लिहाजा फिर मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन मुझे अब इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने आप को एक ऐसे शख्स पर बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। मैं इसके लिए कमाते कमाते बूढ़ी हो गई, मगर इसने एक जवान लड़की के साथ शादी कर ली। फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुझे इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा झटका इस वक्त लगा जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे भाई ने भी सऊदिया में दूसरी शादी कर ली है। कुछ दिन पहले ही तुम्हारे भाई ने फ़ोन पर मुझे यह हकीकत बताई थी कि इसने शादी कर ली है, और मुझसे शादी इसने सिर्फ इसलिए की ताकि इसकी गैर मौजूदगी में इसका छोटा भाई भी अकेला ना रहे और उसके घर की भी हिफाजत होती रही। मैंने तुमसे कहा कि मेरा सर दबा दो, और फिर तुमने मेरे सर दबाने के साथ साथ मेरी मालिश भी शुरू कर दी। हालांकि मुझे खुद भी ये सब कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा भी नहीं था। कल जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपनी माँ को अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में बताया और उनसे कहा कि मैं कब तक इस तरह रहूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अपने शौहर का घर मत छोड़ो, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेरी बहू बहुत सख्त मिजाज और संग दिल है। वो तुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। अगर तो जबरदस्ती भी इस घर में आकर रह गई तो वो तेरा जीना हराम कर देगी। ये कहकर मेरी मजलूम भाभी बिल्कुल रोने लगी। अपनी भाभी के बकौल ये सारी हकीकत जानकर मैं शदीद हैरानगी के आलम में भाभी का चेहरा देखने लग गया। फिर भाभी अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलना ही थी कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। इसने मुझे अपने निकाह में बांध कर बाहर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। भाभी कहने लगी कि मैं सारी जिंदगी इस घर में खामोशी से गुजार लूंगी और घर भी संभाल लूंगी। बस मुझे इस घर से मत निकालना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे ये बताया था कि इसने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है और तुम्हारा भाई अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, और अब ये शदीद डर है कि एक दिन तुम भी मुझे इस घर से निकाल दोगे, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं यहाँ से किसी भी सूरत नहीं जाना चाहूंगी। ये कहकर भाभी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भाभी से कहा कि प्लीज भाभी, अब मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो, चाहे दुनिया उधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपको इस घर से जाने के लिए नहीं कहूंगा। प्लीज अब अपने रोना नहीं है और ये घर आपका ही तो है, क्योंकि जिस तरह आपने इस घर को संभाले रखा है वैसे कोई भी औरत नहीं संभाल सकती। फिर मैंने अपनी भाभी के आंसू पोंछते हुए इससे कहा कि देखो भाभी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेहिस भाई से तलाक ले लें और मुझे अपना लें, और मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है और देखना जल्द ही मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, और तब तक आप भी मेरे संग दिल भाई से आज़ाद हो जाएंगी और फिर हम अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। वैसे भी मेरी बहन और आपकी बहुत गहरी दोस्ती है। जब मेरी बहन को पैगाम मिलेगा तो देखना वो भी इनकार नहीं करेगी। मेरे मुंह से अपने लिए हमदर्दाना बातें सुनकर भाभी कहने लगी कि देखो वसीम, मेरी उम्र अब 30 साल हो चुकी है और इस लिहाज से मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो लोग क्या कहेंगे, और फिर लोगों के सवालात का मैं कैसे सामना करूंगी। भाभी के मुंह से लोगों की फिक्र सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने तेजी से कमरे की लाइट ऑन की और फिर से भाभी के पास बैठकर उससे कहा कि भाभी प्लीज अब आप अपनी आंखें खोलें। खुशियों पर तो आपका भी पूरा हक है। अब तक आपने दूसरों के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन दूसरों ने बदले में आपको क्या दिया जो अब दुनिया के बारे में सोच रही है। बस आप खुद का ही सोचो, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। भाभी मेरी बात सुनकर रोने लगी। फिर मैंने भाभी को प्यार से समझाते हुए कहा, आपने जिससे प्यार किया, जिसकी खातिर खुद को बूढ़ा कर लिया, इसने ही आपकी कदर नहीं की। फिर आपने अपने घर वालों यानी माँ बाप और बहन भाइयों के लिए इतना कुछ किया, मगर वो भी आपको अपने घर पर नहीं रख पाए। फिर आपने मेरे भाई से शादी की, मगर वो भी खुद गरज मर्द निकला और उसने भी आपसे बेवफाई की। भाभी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद अब आप भी दूसरों के बारे में सोच रही हैं और ये सोच रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। मेरी बात सुनकर भाभी चुप हो गई और उसने मुझसे कहा कि वसीम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा जो दिल करे अब तुम वही करो। अब मैं तुम्हारे हर काम में बराबर की शरीक होंगी। बस वसीम, अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने भी कल को मेरे साथ धोखा किया तो मैं सच में मर जाऊंगी और मेरा दिल इस बार धोखे को बर्दाश्त करने की हिम्मत खो देगा।
मैंने भाभी के हाथों को अपने हाथों में जकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि आप कभी ऐसा सोचना भी मत। अगर मैं आपको कभी धोखा दूं तो खुदा करे मेरा वो आखिरी दिन हो, और वैसे भी अब जैसी खूबसूरत और इतनी केयर करने वाली बीवी अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढता तो तब भी मुझे ना मिलती। मेरी बात सुनकर भाभी ने भी मुझे कहा कि वसीम, तुम बाकी मर्दों से मुझे बहुत मुख्तलिफ लगते हो। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। उम्मीद करती हूं कि तुम एक जिम्मेदार शौहर साबित होगे। ये सुनकर मैं भी खुश हो गया। फिर मैंने भाभी के आंसू साफ करते हुए मजाक के तौर पर उनसे कहा कि जब आप मेरी बीवी बन जाएंगी तो मैं आपके सर से लेकर पांव तक मुकम्मल मालिश कर दिया करूंगा। ये सुनकर शर्माते हुए वो हंसने लगी। इसको मुस्कुराता देखकर मैं भी खुश हो गया। फिर मैंने इसी वक्त अपनी बहन को फ़ोन किया और इसे सारे मामले की हकीकत से आगाह कर दिया। मेरी बहन को भी भाभी की रुसवाई का सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने फौरी तौर पर भाभी से मुआफ़ी भी मांगी। फिर मेरी बहन ने बैरूनी मुख बैठे भाई को फ़ोन किया और उसकी इतनी बेइज्जती की कि वो आगे से कुछ ना बोल सका। फिर वो ढीठ बनकर खामोशी के साथ बहन की सारी बातें सुनता रहा, मगर अफसोस कि वो अब भी अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। मैं और मेरी बहन दोनों ने मिलकर भाई से कहा कि आज ही भाभी को तलाक देकर आज़ाद कर दे। कम अज़ कम आप इसे अपने निकाह में रख कर कैद तो ना करें, क्योंकि इसे भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। ये सुनकर भाई ने फ़ौरन भाभी को निकाह के बंधन से आज़ाद कर दिया और फिर जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई और उसकी इद्दत पूरी होने से पहले ही मेरी जाब भी लग गई। फिर थोड़े ही महीनों बाद फरजाना के साथ शादी कर ली। अब अपने तमाम गुज़िश्ता दुखों को भला कर मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। यूं कह लें कि हम दोनों मियाँ बीवी के एक दूसरे में जान बसती है। मैं बेशक उम्र में अपनी बीवी से छोटा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी बीवी का आंगन उन तमाम खुशियों से भर दिया जिसके लिए वो सारी उम्र तरसती रही। शायद अल्लाह ने इसे इसके सब्र करने का सिला दिया था। मैं बेशक उम्र में अपनी बीवी से छोटा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी बीवी का आंगन उन तमाम खुशियों से भर दिया जिसके लिए वो सारी उम्र तरसती रही। शायद अल्लाह ने इसे इसके सब्र करने का सिला दिया था। अगर देखा जाए तो एक कनवारा लड़का बल्कि एक शादीशुदा इंसान भी कनवारी लड़की से ही शादी करने की ख्वाहिश रखता है। मगर कुर्बान जाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका का पहला निकाह ही एक बेवा खातून से करके पूरी दुनिया समेत अपनी उम्मत को ये पैगाम देते हैं कि मैं मोहसिन इंसानियत हूँ, रहमत अल्लामीन हूँ, आसानियाँ पैदा करने वाला हूँ, दुख देने वाला नहीं, लोगों का ख्याल रखने वाला हूँ। नाजरीन, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए उनमें उम्मा ईशा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा के सिवा तमाम औरतें तलाक याफ्ता थीं और उनके शोहरों का इंतकाल हो चुका था। ज़रा सोचें, अगर तलाक याफ्ता औरत इतनी ही हकीर होती तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तलाक याफ्ता औरत से शादी करके अपनी जवानी के साल उसके साथ क्यों गुजारते। इसलिए हमें चाहिए कि संत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए तलाक याफ्ता औरतों की ज़िंदगी तंग न करें, बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा करें। और जो शख्स लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह ताला इस पर बहुत राज़ी होता है। दोस्तों, इस वीडियो से मुताल्लिक़ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।